बीमारी की अवस्था में और जब हम स्वस्थ होते हैं, दोनों रूपों में किस तरीके से हमारे सहयोगी बनता है ये वाटर क्योर मेथड। माने कि 5 तत्वों में किस तरीके से पानी का बहुत बड़ा स्थान है। स्थूल 2 तत्व हैं, बाकी 3 तत्व तो बिल्कुल सूक्ष्म हैं। तो धरती तत्व के बारे में हमने काफी जान लिया है और अब हम पानी के बारे में ये दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमारे गुरु आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी कहा करते थे कि किसी भी कार्य को शांत चित्त होकर करने की आदत डालो। इसलिए कोई भी बात आगे आए तो बहुत शांत चित्त होकर उसका सामना हमको करना है। सबसे पहले पॉइंट यही है। दूसरी, पानी पीने के बारे में तो कुछ पिछले सेशन में बताया था। उसके लिए भी स्वामी जी की एक मोटी सी बात हुआ करती थी कि पानी को कभी भी गट गटा कर नहीं पीना है, जैसे कि मोटर गाड़ी में तेल पेट्रोल भरा जाता है, उस तरीके से पानी को नहीं भरना है ना। तो शरीर में जब कुछ ताप का दोष उत्पन्न हो जाता है तो पानी के प्रयोग बहुत ही लाभकारी होते हैं, है ना। जब गर्मी कुछ पैदा हो जाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है, तो उस जगह पर पानी के प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। तो एक तरीके से फर्स्ट एड का काम करता है ना। मॉर्बिक मैटर कहीं भी अगर जमा होता है तो वहां गर्मी या ऊष्मा पैदा करता है, तो उस ऊष्मा को शांत करने के लिए पानी के प्रयोग बहुत ही लाभकारी है ना। ये चीज हमें आज जानना है कि कैसे हम पानी से लाभ उठाएं और अपने गिरे हुए स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करें, और जो हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उसको आगे की ओर भी बनाकर रखें। क्योंकि कई ऐसी हमारी आदतें हैं, स्वभाव हैं, जिनकी वजह से हम पानी तो लेते हैं लेकिन पूरे लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट यही आता है कि नित्य स्नान, रोजाना जो हम डेली बाथ करते हैं पानी से, तो उसके उसमें हम किस तरीके से पानी के प्रयोग को करें। तो डेली स्नान के लिए जो नॉर्मल पानी है, अगर मौसम के अनुसार पानी का चयन होता है, जाड़े में बहुत गर्म ना हो और गर्मी में बहुत चिल्ड भी ना हो, नॉर्मल पानी से ही अपने स्नान की प्रक्रिया को आरंभ करें। स्नान करने से पूर्व पहले कुछ सूखा तौलिया लेकर, जैसे रुमाल जैसा या तौलिया जैसा लेकर, उसको सूखे ही लेकर पूरे शरीर में शुरू कर दें, ऐसे ऐसे करके रगड़ना पूरे शरीर के ऊपर। प्रैक्टिकली अपने आप को सूखी मालिश करनी है, गीली मालिश नहीं करनी है, सारे पूरे शरीर में। और पीछे की तरफ से तौलिए को लंबा करके, सूखी तौलिया को, कोई गीली नहीं, ऐसे सूखी तौलिया को पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे करके पूरे पीठ के ऊपर भी थोड़ी सी रगड़ के अपने शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को जरा सा स्टिमुलेट करें या एक्टिवेट करें। उसके बाद सादे पानी से स्नान करें। स्नान की भी विधि है। स्नान कई लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो सबसे पहले हमारा हेड रीजन ही बना था, तो ऊपर से सर के माथे के ऊपर से जो भाई लोग हैं वो तो सर को पूरा नहाते हैं रोज ही, लेकिन बहनों को मुंह के ऊपर से पानी को स्नान करना शुरू करें। पहले फेस को वॉश करें, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर पानी को लाएं और पूरे शरीर के ऊपर पानी धीरे धीरे गिराते हुए पूरे शरीर के ऊपर, फिर नॉर्मल पानी से जैसे बात करते हैं वैसे करें। कई लोग पैरों से स्नान करना शुरू करते हैं, गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन जब सिर से करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, जो पानी से लाभ होना है, वो हमें असली रूप में मिलता है। और कभी भी नहाते समय हम तो यही कहते हैं कि साबुन के प्रयोग को ना करें, डिटर्जेंट के प्रयोग को ना करें, क्योंकि ये सब केवल और केवल बिजनेस है और कुछ नहीं है। हमारे शरीर के अंदर खुद साबुन है, तेल निकलता ही रहता है। अगर हम ज्यादा साबुन या जो भी ये हमारे सोप वगैरह होते हैं, सुंदर से सुंदर भी, चाहे पियर्स के हो चाहे कोई भी हो, उनको लगा लगा कर हम अगर नहाएंगे तो शरीर के ऊपर जो सिबेकियस ग्लैंड है तो वसा है, उसमें से जो चिकनाई निकलती रहती है, वो चिकनाई का अंश कम खत्म हो सकता है और रूखापन आ सकता है। इसीलिए जाड़े में क्रीम लगाने की भी जरूरत पड़ती है और गर्मियों में भी कुछ लोग पाउडर वगैरह छिड़कते रहते हैं। तो स्किन सांस ले रही है, उसके पोर्स सांस ले रहे हैं, उनको केवल नेचुरल वाटर की जरूरत है और इन सब डी नेचुरल चीजों की जरूरत नहीं है। तो नहाने के लिए बेसन और अपने क्या कहते हैं दही का इस्तेमाल कर लें, और सबसे बढ़िया रीठा आंवला शिकाकाई है। रीठे को थोड़ा सा पानी में डिप करके रखे, साबुत रीठे को, और उसी को हाथ में रब करके अपने पूरे शरीर में अपने मलकर और पानी से नहा लें। इतना लाइटनेस और हल्कापन आएगा कि बता नहीं सकते, और स्किन की जो गंदगी ऊपर आई हुई होगी वो भी साफ हो जाएगी। आमतौर से अगर अंदरूनी सफाई ठीक है तो बाहर जो भी गंदगी स्किन या अंदर से फेंकी जाएगी वो केवल पानी के बहाव से ही साफ हो जाएगी। तो नहाते समय
थोड़ा इन सब बातों को ध्यान में रखकर नहाएं। सुबह का स्नान बढ़िया है, किसी समय भी नहा लें। नहाने की एक टाइम की भी एक बात है ना? कई लोग दोपहर में नहाते हैं, कई लोग सुबह में नहाते हैं, तो ऐसा ना करें। सुबह के टाइम का स्नान जरूरी है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो पूरा शरीर डेड होता है। जैसे जब डेड बॉडी को छोड़कर आते हैं तो सभी स्नान करते हैं, उसी तरीके से रोज ही हम डेड होते हैं, रोज ही हम लाइव होते हैं। तो सुबह के समय में अगर स्नान करें तो पूरे शरीर में एक फुर्ती सी बनी रहेगी। तो ये है नहाने की क्रिया। और दूसरी फिर इसमें पॉइंट आती है आचमन। पानी के प्रयोग में आचमन का एक बहुत बड़ा रोल है। आमतौर से भी हम आचमन, जो हमारे शास्त्र वगैरह उसमें बताया गया है कि खाने से पूर्व आचमन करते थे, खाने के बाद भी थोड़ा सा पानी को लेकर मुंह में डाल के आचमन करते थे, तो उससे हमारी जो नस नाड़ियां वो शीतल होती थी। लेकिन आज चूंकि सभी कुछ ना कुछ रूप से बीमारों में फंसे हुए हैं, तो उनमें आचमन की एक विधि है। छोटे चम्मच से लेकर 8-10 चम्मच पानी को मुंह में डालकर आचमन किया जाता है ना? और थोड़ी थोड़ी देर पर आचमन करने से बहुत ही लाभ होते हैं। जैसे एकदम से पानी को ना गिरा के, यहाँ से ही जो गर्मी शुरू होती है वो आचमन के पानी से बहुत रिलीफ महसूस करते हैं। बुखार की अवस्था में आचमन से बहुत लाभ होता है, और भी किसी भी रोग में भी लाभ होता है। आमतौर से भी आप प्यास लगने पर पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में ना पीकर अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते हैं, खाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार नहीं लेना है, लेकिन पानी को लेने से कुछ लाभ मिलते हैं। तो बुखार की अवस्था में 8-10 चम्मच पानी लेकर एक बार में धीरे धीरे कर कर पानी को पिए, और 10-10 मिनट के अंतर में भी आप आचमन के रूप में पानी को देते रहें, तो बुखार की जो ताप है उसमें काफी आराम मिलता है। तो इस तरह से आचमन करने से हमारे मुंह के छाले हैं और टॉन्सिल है, सिर दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों के नाम को गिनाने की भी जरूरत नहीं है। उन सब में आचमन के तौर पर जब हम जल का सेवन करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। तो कैसे आचमन करना है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है। जो स्वस्थ हैं वो भी आचमन कर सकते हैं, और जो रोगी हैं उनको तो करना ही करना है। वो तो करें ही करें। क्योंकि अंदर ताप की जो मात्रा है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। कभी गले में ताप दिखता है, कभी कहीं दिखता है। तो इस तरह से ताप को शांत करने के लिए ये आचमन की भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और तीसरी बात फिर आती है कि अपने अंगों को पानी में शीतल जल में अंग को डुबोना। जैसे कहीं मान लो कि बहुत तेज दर्द है, मान लो हाथ की कोहनी में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं भी, तो वहां पर कुछ पानी को लेकर बकेट में, टब में, उसके अंदर अपने उस अंग को डुबो सकते हैं। डुबो कर रखें और थोड़ी देर बाद फिर हटाकर गीली पट्टी को वहां पर लपेटना है। गीली पट्टी अभी हम बताएंगे। तो वहां पर तुरंत ही फिर गीली पट्टी करें। जब तक दर्द शांत ना हो तब तक उसको पानी में डुबोए और फिर गीली पट्टी को लगाएं। पानी में डुबोएं, कौन से पानी में? शीतल पानी में। जल प्रयोग के बारे में एक बात रह गई कि कभी भी हमेशा नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करना है, कभी भी फ्रिज के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सुराही और घड़े के पानी को हम रोग की अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में यूज करें। कभी भी हम ये फ्रिज के, जैसे कि कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो हम बर्फ रख लेते हैं और ठंडे पानी से ही सोचते हैं कि पानी को ठंडक कर ले। नहीं, आप घड़ा या सुराही रखें, और नहीं तो आमतौर से जो ठंडा पानी आपने बकेट में रखा है उसी को इस्तेमाल करें। क्योंकि इससे पानी के अंदर की जो डेंसिटी है, जो तत्व हमें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, वो बिजली के संपर्क से या किसी भी तरीके से जो बहुत ठंडा हो जाए, बहुत गर्म, तो वो इफेक्ट अच्छा नहीं देगा। तो पानी में अपने अंग को डुबो कर रखकर फिर पट्टी के प्रयोग करके अपने रोगों को या जो तकलीफ है, दर्द है, उसका शमन किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही पानी का संपर्क बॉडी के साथ होता है, वैसे ही वहां का ब्लड का सर्कुलेशन चलने लगता है और ब्लड सामान्य रूप से नलियों में बहने लगता है। तो इससे आराम बनता है। फिर बात आती है पानी के कुल्ले। पानी से कुल्ले भी करने हैं। अनेक प्रकार की ऐसी तकलीफें होती हैं, कान, मुंह के छाले, टॉन्सिल, है, गले में दर्द, सिर में दर्द, ऐसी अनेक प्रकार की तकलीफें हैं जिनमें कि पानी के कुल्ले करने से बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। तो साधारण पानी को लेकर उससे हम गड़गड़ गड़गड़ करें, उसमें नमक ना मिलाएं, उसको गर्म ना करें, क्योंकि अंदर ताप है। आमतौर से लोग गरारा भी करते हैं तो गर्म पानी में नमक डाल के करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं करें। सामान्य पानी को लेकर, क्योंकि अंदर हीट है, उसकी हीट से वो स्वयं गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर रख लें और आमतौर से ऐसे पानी को मुंह में डालकर थोड़े गर्दन को ऐसे पीछे करें और पीछे करके गड़गड़ करके फिर पानी को थूक दें।
तो उससे होगा क्या कि जो यहाँ पर हमारे कंजेशन है, गले का कंजेशन है या मलबा जो रुका हुआ है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके प्रयोग से वहां पर वो लाइन क्लियर हो जाएगी और ब्लड का मूवमेंट होने से वहां का दर्द या कंजेशन काफी उसमें रिलीफ मिलेगा। और पानी के अंदर हम हरी पत्तियों के रस को मिलाकर, जैसे गाजर के रस को या पालक वगैरह, चौलाई, जैसे मौसम के अनुसार हमको इसका चयन करना है। सबसे बढ़िया तो पेठे के रस के कुल्ले हैं, जिनके मुंह में गांठें हैं, छाले हैं, तकलीफ है, जलन है मुंह में स्वाद बिगड़ा हुआ है, कई तरीके के ऐसे प्रॉब्लम है, वहां पर वो इस तरीके, दांतों में दर्द है, मसूड़ों की सूजन है, पायरिया है, अनेक प्रकार के इस तरीके की तकलीफें हैं, है ना, केवल मुंह की ही बात नहीं है, और भी कहीं अगर तकलीफें, तब भी हमें कुल्ले से लाभ मिलता ही मिलता है। तो वहां पर हम कुछ पेठे के रस को डालकर उसमें पानी मिलाकर कुल्ला करेंगे और फिर उसको पीना नहीं है, उसको थूक देना है। उसी तरह चौलाई के रस से भी हम कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो क्षारीयता का गुण है वो वहां के खून को, मसल्स को एक्टिवेट करेगा, वो औषधि का काम करेगा, तो इसलिए बहुत ही लाभकारी रिजल्ट मिलेगा। गाजर के दिनों में गाजर के रस से भी हम कुल्ला कर सकते हैं। कई तरीके की ऐसी चीजें, खाद्य पदार्थ हैं, जिनको कि हम लेकर कुल्ला करेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होगा और हीट भी इक्वल होगी, तो जिससे कि शरीर का सामान्य तापमान, माने जनरल हेल्थ लेवल, ये सब फर्स्ट एड के रूप में है, ये सब फर्स्ट एड के रूप में है, और इससे हमारे अंदर अंदरूनी सफाई बनाने में थोड़ी सहायता मिलती है, मदद मिलती है। तो ऐसे पानी के कुल्लों से भी लाभ उठाएं, कभी सब्जियों के रस को मिलाकर, और उनको फिर पिए नहीं, उनको थूक दे। दिन में 5-7 बार कुल्ले कर लें। मान लीजिए आपको पेठे के रस से कुल्ला करना है, तो 5-7 बार तो आप पेठे का रस नहीं निकालेंगे। हाँ, एक बार निकाल कर थोड़ा सा उसको स्टोर कर सकते थोड़ी देर के लिए, और फिर उससे कुल्ला कर लें, और दोबारा शाम का टाइम हो तो फिर से निकाल कर कुल्ला करें। बहुत ज्यादा उसके 1-2 दिन के अंतर के लिए ना रखें, नहीं तो पिट्रीफाई होगा, उतने लाभ नहीं मिलेंगे, उनके गुण बदल जाते हैं इसलिए। तो ये तो मोटी मोटी ऐसी बातें हैं पानी के प्रयोग के। उसके बाद फिर आता है सबसे बड़ी बात, जो हमारे नेचर की ओर में 2-3 बातों को लेकर काफी अच्छे से चला जाता है और बिल्कुल उसके हम गुलाम भी बन जाते हैं, जैसे अहिंसक एनिमा। अब एनीमे की बात आती है। एनीमे का प्रयोग जैसे मुंह में कुल्ला करते हैं, उसी तरीके से स्वामीनाथन जी ही बताया करते थे कि अंदर गर्मी गुदे द्वार पर ज्यादा होती है, थोड़ा पानी पांव छटाक लेकर, है, उनका एक अलग टाइप का ही एनीमा हुआ करता था। तो जैसा कि हम आपको दिखा भी सकते हैं कि बाजार में मिलने वाला एनीमा और ये एनीमे में बहुत फर्क है। ये ज्यादा लंबा भी नहीं है, इसकी टोटी वगैरह ज्यादा लंबी नहीं है, और बस ये इतना ही बड़ा है, इसके अंदर नोजल लगा होता है और यहाँ पर इसकी वो लगा हुआ है नल को घुमाने और करने का कार्यक्रम। तो बिल्कुल इतना थोड़ा सा पानी, 2-2.5 छटाक, इतना पानी, 250 ग्राम पानी, इससे ज्यादा नहीं कि इतनी बड़ी गिलास है तुम पूरा भर ले, ऐसा कभी नहीं। नॉर्मल पानी लेकर हम कभी कभी एनीमे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक्यूट डिजीज होती है, बुखार वगैरह आता है, पहले तो वेट करें, ये नहीं कि आज बुखार आया तो बस एनीमे में ही लग गए, ऐसा ना करें। एक दिन 2 दिन कुदरत को अपने कार्य को करने के लिए उनको समय दें। समय और धैर्यता, 2 चीजों को पक्का ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि कुछ बात है तभी कुदरत ने हमारे उस द्वार को थोड़ा बंद किया हुआ है। अगर फिर भी हमारे अंदर की ताकत कमजोर है ना, एक्यूट में भी मान लो नहीं इतनी है, तो आप एनीमे के प्रयोग, थोड़े पानी को डालकर एनीमा लेकर उसके द्वार ठंडा कर सकते हैं और मल को बाहर निकाल सकते हैं। मंद रोगी रोज एनीमे का प्रयोग न करें, क्योंकि मंद रोग में टाइम लगता है ठीक होने में। अगर रोज ही रोज एनीमा के यूज टू हो जाएंगे तो फिर एनीमा के बगैर काम बनेगा ही नहीं। इसलिए मैं ज्यादा एनीमा के बारे में नहीं बोलती हूँ, लेकिन चूंकि हमारे अंदर गुदे द्वार में मसल्स की ताकत नहीं है, तो इसलिए जैसे स्टिक का सहारा लिया जाता है, थोड़ा सा पानी लेकर कभी कभी, है ना, कभी कभी एनीमे का यूज कर ले, लेकिन जैसा कि बताया जाता है सुबह शाम एनीमा लगाओ, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं करना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा एनीमा के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि कॉन्स्टिपेशन बन जाएगा, है ना। जब आप रोज ही किसी को हाथ पकड़कर ही चलाते रहेंगे तो अपने आप तो चलेगा ही नहीं। तो इससे स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा नहीं होता है, ये केवल एक फर्स्ट एड है, थोड़ी सी सहायता है। ये सोचकर इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा, यही ज्ञान देने के लिए तो हम अभी बैठे हैं, नहीं तो फिर क्या था। एनीमा बेच लें बस, छुट्टी। अहिंसक एनीमे का नॉन वायलेंट ही करना है। कभी कभी हमको रिटेन एनीमा का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बड़ी आंतों में
काफी मल जमा हुआ होता है, पुराना, बहुत पुराना पपड़ी की तरह जमा हुआ होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के स्तर को उठने नहीं देता। ऐसे समय में आप जो है थोड़ा पानी, बिल्कुल 2-4 चम्मच पानी डालकर रात को एनिमा ले लें और रात भर रिटेन होने दें। इतना पानी कम डालें कि वो एब्जॉर्ब सिर्फ करे, ये ना हो कि हाजत लग जाए। फिर सुबह अपने आप मल में एक बार जाकर फिर दूसरी बार फिर एनिमा लेकर फिर उसको क्लियरेंस हो जाएगी। मॉर्निंग में कभी भी एक बार पहले अपने आप ट्राई करें, अगर नहीं है तो फिर एनीमे का प्रयोग कुछ लाभकारी हो सकता है। एनीमा के ही पीछे पागल ना बन जाए। ऐसा स्वामी जी कहा करते थे कि कई लोग एनीमे के पीछे बिल्कुल पागल बन जाते हैं, और मेरे सामने भी ऐसे लोग रहे जो जिंदगी भर एनीमा ही लेते रहे और उस गुदे द्वार को उन्होंने बिल्कुल घवाहिल कर दिया। तो ऐसा ना करें, एनीमा की इतनी जरूरत नहीं है। पाइल्स वगैरह में तो बहुत दिक्कत भी होती है, कई जगहों में, कई रोगों में बहुत दिक्कत भी होती है। तो अगर आपका डाइट रिफॉर्म है, पूरी दिनचर्या ठीक है, तो हेल्थ का लेवल बढ़ता जाएगा और वो उससे ही अपने आप मल का त्याग होगा। बस ये थोड़ी बहुत सहायता के लिए इनका प्रयोग लाभकारी हो सकता है। तो इसलिए एनिमा का भी यूज ज्यादा नहीं करना है। अब बारी आती है हमारे पानी की गीली पट्टियां। सबसे ज्यादा प्रयोग नेचर क्योर में गीली पट्टी, क्योंकि इससे हानि तो नहीं है, लेकिन अगर दुरुपयोग करें तो हानि भी हो सकती है। जैसे कि पट्टी को लगाया और रात में ही रात भर लगी रह गई। पट्टी का मतलब क्या है? साधारण कपड़े को लेकर, जब हम कॉटन के साधारण कपड़े को 2-2.5 मीटर लंबा कपड़ा ऐसे ले लेते हैं, साधारण सा कपड़ा, 4 परत उसको मोड़ लेते हैं, फिर पानी में, नया कपड़ा है तो उसको पहले आधे दिन तक या 2-3 घंटे तक पानी में डिप करके रखें ताकि ये पानी को पी ले। जब ये पानी को फर्स्ट टाइम पी लेगा, फिर इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर, अब ये ठंडी पट्टी हो गई है। ठंडी पट्टी को जब हम अपने पेट के ऊपर, जो रोगी हैं उनके लिए भी और जो नहीं रोगी हैं उनके लिए भी ये तो बहुत जरूरी है। सुबह एक बार उठने के समय में लगा लें ताकि आपको हाजत वगैरह ठीक हो। इसके द्वारा क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे लगाना है, कुछ विस्तार से समझना जरूरी है। तो इस पट्टी को लगाने की विधि यूं तो सभी को पता है जो यहाँ बैठे हैं, और जिनको नहीं भी पता है उनको भी बताया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग तो सभी को करना ही करना है। हमारे पास एक यही तो वेपन है कि जिसके प्रयोग से हम, वो भी जो विदेशों में रहते हैं, ठंडी जगहों में रहते हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलातें भी होती हैं। पट्टी से बहुत लाभ नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वहां तो वैसे ही ठंडक है, उनमें उतना ताप को ठंडा करने के लिए वायु ही काफी होती है। तो इस पट्टी को गीला करके, फोल्ड करके, आप इसको लगाने की विधि को आराम से देखें कि किस तरीके से इसको लगाना है। हमको अपने हाथों में लेकर और बिल्कुल यहाँ पर ऐसे सेटअप कर ले। ये पूरा सेटअप अच्छे से होना चाहिए। एब्डोमिनल रीजन जो हमारा यहाँ छाती से लेकर नीचे नाभि के नीचे तक, उसको पूरा देखो। हमारे तो अच्छी तरह से पट्टी 2-2.5 मीटर की अच्छे से पैकअप करके आ जाती है। किसी की कमर बहुत चौड़ी तो उनको और ज्यादा कपड़ा लेना होगा, और इसको लेकर कई परत में अब ये पट्टी हो गई है। अब बिल्कुल फिट हो गई है ये। अब फिट हो गई, इसके ऊपर अपने कपड़े को डालें, इसको स्किन से टच होने दें। अब स्किन से टच हो गया, अब हम ऐसे अगर बैठ भी गए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा अंदर का कपड़ा ऊपर से जो है गीला हो सकता है, लेकिन ये पट्टी हमने अब लगा ली तो अंदर की जो ताप है, ब्लड का स्लगिश पना है, जैसे ही ये ठंडी पट्टी जाएगी अपनी शीतलता से अंदर के ताप को चूसेगी। अंदर के ताप को चूसते ही यहाँ पर आंतों में जो पुराना मल है, छोटी बड़ी आंतों में, वो चलने लगेगा। मतलब कुछ ब्लड के सर्कुलेशन से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो पूरे शरीर में, नलियां तो एक ही हैं, पूरे शरीर में ब्लड का ताप और सर्कुलेशन इक्वल होने लगेगा। तो जब इक्वल होगा तो एसिमिलेशन, एलिमिनेशन, दोनों चीजों में मदद मिलेगी। तो इस पट्टी को 15 से 20 मिनट तक लगा के रखें। मॉर्निंग में खाली पेट लगा के रखें, और दोपहर में कुछ खाने के बाद लगाएं, और रात को भी एक बार लगाएं। 3 बार लगाएं, नहीं तो 2 बार तो कम से कम जरूर लगाएं। अगर 2 बार भी नहीं लगाएं, पूरे स्वस्थ हैं, तो एक बार जरूर इस्तेमाल करें। किसी भी टाइम एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अगर भोजन के बाद इसको लगाते हैं तो जो भोजन लेने के बाद हमारी आंतों में, आंतों माने कि पेट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह चलने से हमारा पाचन शक्ति इंप्रूव होती है ना। तो यहाँ पर जो सूजन है वो कम होने लगती है। जैसे ही पट्टी की ताप खींचता है तो अंगों में शीतलता आने लगती है, अंग मुलायम पड़ने लगते हैं। तो वहां की सूजन, कई लोगों को सूजन बनी हुई है, वो सूजन को मिटाने में ये गीली पट्टी का प्रयोग, लेकिन खाली गीली पट्टी के प्रयोग के पीछे ही लग जाएं और अपने मन को ना सुधारें,
हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि भोजन को अच्छी तरह सुधारते हैं, लेकिन मन को नहीं सुधार पाते हैं। उनके आसपास के वायुमंडल वाले उनकी शक्ति का लीकेज करते रहते हैं। अगर ऐसी लीकेज को करेंगे तो शक्ति तो एक ही है ना? तो वहां पर भी बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बेचारे नहीं जानते, दे डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग एंड डूइंग, बस ये कह के रहम दिल बन के उनको माफ करके आगे निकलते चले। अपनी ही क्रिया पर अपना ध्यान रखें, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट एकदम से तो आएगा नहीं, हम एकदम से बीमार भी नहीं पड़े हैं, है ना? तो ये सोचकर, ये समझदारी के साथ चलें, गुस्सा ना हो उनके ऊपर, क्रोध ना करें, अरे मैं तो सही चल रहा हूँ, ये मुझे गलत बोल रहे हैं, ऐसी बातों को ना सोचें। तो एक पट्टी अगर हमने लगा ली है तो इससे बहुत लाभ है। सिर का दर्द है, सूजन है, कई तरीके की बातों में इससे बहुत ही अधिक लाभ लगता है, और इसका तो प्रयोग हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने वालों को करना ही है। उसके अलावा दो पट्टियां और भी आती हैं। ये दो पट्टियां छोटी छोटी सी होती हैं। इनके, अगर पेट की पट्टी तो हेड रीजन में लगानी ही लगानी है मध्य प्रदेश में। अब ये छोटी सी एक पट्टी आ गई, इसको भी गीली करके अगर हमने अपने माथे में भी ऐसे लगा लिया, तो जो हमारा ये मन, ये बोलते हैं ना कि मध्य प्रदेश ठीक, उत्तर प्रदेश शांत रहे, तो ये भी पूरी अच्छी तरह इसमें शांति की भावना, शांति आएगी, क्योंकि ब्लड ऊपर की ओर जाने से गर्मी और ताप ऊपर की ओर उठेगा। अब यहाँ भी लगा लिया, घर के अपने काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने लगाया है और अपने काम को कर रहे हैं। अनइजी लग रहा है तो केवल एक ही पट्टी भी लगा के रखे, कहीं भी, मतलब इससे क्या है कि शरीर के ताप में शीतलता आएगी। लेकिन एक ही गलती ना करें कि पट्टी लगा के भूल ही जाएं। पेट की पट्टी गर्म हो रही है, बिल्कुल सूख गई है, अगर सूख जाएगी तो फिर वो अंदर गर्मी को फेंक देगी और बात बनेगी नहीं। एक पट्टी अब ये बचती है, क्योंकि आजकल थायराइड है, स्पॉन्डिलाइटिस है, अनेक प्रकार के नामकरण है, तो एक पट्टी यहाँ भी प्यार से अपने लगा ले, यहाँ पर भी ऐसे लगा ले, कोई फर्क नहीं है। घर में ऐसे लगा के, घर के अंदर ही तो रहना है, घर के अंदर की उपचार विधि है, कहीं बाहर भागना नहीं है, किसी से लगवाना नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में ही है। जो अपने हाथ में विद्या आ जाए तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए। बस लगा के पूरे शरीर में हल्कापन आएगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, है ना? इससे कितने लाभ हैं, ये तो जो करेगा वो ही अनुभव से ही बता पाएगा। तो नॉर्मली और बुखार वगैरह में ये पट्टी बहुत ही काम करती है। पट्टी को लगाकर बुखार में हवा लगने दें, खुली हवा आने दें और पट्टी को लगा के रखें, तो बुखार का जो ताप है उसमें काफी मुलायमियत आएगी और फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से साधारण गीली पट्टी का प्रयोग तो आम तौर से है, लेकिन खास तौर से भी इन पट्टियों का बहुत ही प्रयोग है। ये तो एक नॉर्मल है, इसको साधारण पानी में डुबोना है, फ्रिज के पानी में नहीं, केवल घड़े और सुराही के पानी में। दूसरी आती है पट्टी को, ऐसी छोटी दो पट्टियां लेकर हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन के लिए। एक पट्टी को हमने ठंडे पानी के बर्तन में डुबोया और उसको करके, मान लो यहाँ कलाई में दर्द है, कहीं घुटने में दर्द है, वहां पर उसको रखा। लपेटना नहीं है, इस पट्टी को लपेटना नहीं, एक्चुअली एक्चुअली इस पट्टी को ऐसे करके वहां पर हमको रखना है, ठंडा करना है उस स्थान को। ठंडा किया तो 1-2 मिनट के लिए, तुरंत इसको हटाया और दूसरी पट्टी फौरन उठाई और एक दूसरे बर्तन में कुछ गर्म पानी है हॉट फर्मेंटेशन के लिए, उसको डिप किया और यहाँ पर उसको जहां भी लगाना है आपको वहां पर पुट कर दें, वहां पर ऐसे रख दे थोड़ी देर के लिए। तो एक बार ठंडा हुआ, एक बार गर्म हुआ। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, 5 से 7 बार इसको कर लें। अगर मान लीजिए बहुत सीवियर कहीं पेन है, किसी भी स्थान पर सीवियर पेन है, तो जरूर वहां की नस नाड़ियां सूजन खाई हुई होंगी, एकदम वहां पर इस पट्टी को न कहीं रख देना, ठंडी और गर्म दोनों ही पट्टियों को। ठंडी तो फिर भी रख सकते हैं, गर्म वाली नहीं रखना, नस नाड़ियां फट सकती हैं। उसके 4 इंच नीचे या 4 इंच ऊपर इस पट्टी का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अधिक लाभकारी होगा। तो इस तरीके से कर लें, रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब कभी कहीं कोई तकलीफ है, आपके पास ज्ञान है, समझ है, वेपन्स हैं, है ना? इन पट्टियों को घर में रखें, नारियल कुछ रखें, नारियल का तेल रखें, जो ऐसी जरूरी ये चीजें हैं फर्स्ट एड वाली, एक्चुअली ये सब फर्स्ट एड के लिए है। तो इसको रखें और तुरंत इससे फिर आराम मिलेगा, क्योंकि हमने इन पट्टियों से बहुत सारे गहरे गहरे तकलीफों में यूज करके लाभ पाया है। दूसरी बात आती है फोड़े फुंसी घाव, चोट चपेट कुछ ऐसे लग जाता है कई बार, है ना? मेरा तो बहुत अनुभव है गिरने पड़ने का, और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अनुभव है। तो इसमें तो हम अपने को समझते हैं कि शायद हम एक्सपर्ट हैं। किसी तरीके की कभी दवाई नहीं करनी पड़ी और शरीर में कोई कहीं दाग नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है, इतना अधिक टूटा फूटा, जैसे गाजर छिल जाता है वैसे तक तो स्वामी जी के सामने में टूट फूट हुई। उस समय तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ करता था, क्योंकि स्वामी जी सेकंड रहते ही थे हमारे साथ। लेकिन जब वो गए तब भी हमें बहुत एक्सपीरियंस रहे। तो जब कभी भी आपको चोट लग जाती है, गिर पड़ते हैं, मान लीजिए कि हड्डी नहीं टूटी है, तब की बात है ये।
हड्डी नहीं टूटी है, चोट गहरे लग गए हैं, घाव गहरा लग गया है, मसल्स तक भी अगर फट भी गए हैं तब भी, और अगर कट पिट गया है, खून आ रहा है, खून आ रहा है तो उसको सादे पानी से पहले साफ करना पड़ेगा जरूर। साफ करने के बाद फिर उसके बाद इन पट्टियों के प्रयोग से, इन पट्टियों में ये वाली पट्टियों की जरूरत नहीं है उस समय, क्योंकि ये कुछ मोटी पट्टियां हैं। हमको बहुत ही पतली गॉस जैसी पट्टी चाहिए, वो भी हमें रखनी होगी। कहीं बच्चे गिर जाएं या खुद ही हम ही गिर जाएं या चोट चपेट लग जाए तो उस समय हम क्या करें? ऐसे तो हम डॉक्टर के का कभी मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन जब ये नौबत आती है तो हमको डॉक्टर के पास जाना होता है डिटॉल लगवाने के लिए और उसकी पट्टी करवाने के लिए। उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी तनिक भी जरूरत नहीं। कितनी भी गहरी चोट हो, कितना भी दर्द हो, सबसे पहले कुछ भी ना समझ में आए, आप तुरंत आकर गीली पट्टी को, जो अभी पट्टियां बताई हैं उनमें से लेकर उस स्थान पर गीला करके पहले बांधे। खून बह रहा हो तो खून को साफ करें और ये पट्टी को बांध लें। जब पट्टी ये बांध ली, उसके बाद जो भी घर के और हमारे सहयोगी लोग होंगे, वो कुछ नारियल तो घर में होगा ही, उसको कद्दूकस करें, खूब मुलायम कद्दूकस कर लें या पीस लें, बहुत गीला भी ना हो, कद्दूकस जैसा हो। और एक पतला कपड़ा लेकर, बिल्कुल पतला सा कपड़ा लेकर, ऐसा पतला कपड़ा लेकर, ये तो मोटा है लेकिन पतला कपड़ा आप लेकर उसको आप नारियल के तेल में डिप करें, नारियल के तेल में उसको गीला कर लें। अगर घाव खून वाला है तो, अगर घाव खून वाला नहीं है तो केवल सादे पानी में इसको गीला करना है, तेल में नहीं। अगर खून निकल रहा है, उस घाव में से इतनी चोट लगी हुई है, तो गीला कर, नारियल के तेल में गीला करने के बाद आप इसके ऊपर वो नारियल जो पीसा था आपने उसको रखें और इसको फोल्ड करें, नारियल को अंदर ऐसे फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद उस घाव वाले या चोट वाले स्थान पर पूरी तरीके से इस पट्टी को बांध दें, तेल वाली पट्टी को बांध दें। और अगर खून नहीं निकल रहा है तो सादे पानी की गीली पट्टी के ऊपर नारियल को रखकर पूरी जगह पे अच्छी तरीके से जैसे बैंडेज कर दें। बैंडेज करके 2-2.5 घंटे तक उनको रहने दें। अब जो नारियल में गुण है वो कार्बन को खींचने का है, एंटीसेप्टिक है, पूरा कार्बन को खींचता है ना। जैसे ही वहां रखेंगे, अगर नारियल का जरा सा भी रस लगा तो कुछ इचिंग सा होता है, लेकिन उसको सारे घाव को वो खींचेगा। दिन में 2 बार ऐसी पट्टी कर ले। मैंने तो मिक्सी में हाथ, किसी मेरे पड़ोसी का कट गया था, बहन का, उसके 15 दिन तक ऐसी पट्टी की, बच्चों ने भी हमारे की, और वो बिना दवाई के ही उसके हाथ जुड़े और वो ठीक हो गई। तो इतने बड़े बड़े अनुभव हैं इन चीजों को लेकर, तो इसको रख दें और फिर इसको अपना उतार लें। लेकिन घाव के ऊपर कभी भी डायरेक्ट नारियल नहीं रखना है। अगर घाव खुला हुआ है उसके ऊपर डायरेक्ट नारियल नहीं रखना है, और कपड़े को भी बिना तेल में डुबोए नहीं रखना है। क्यों? चिपक जाएगा, फिर निकालने में बहुत मुश्किल होगी, और अगर नारियल का कण घाव में पड़ गया तो वहां पर सेप्टिक तक हो सकता है। तो सावधानी को बरतते हुए अपने घर में बैठकर जो हमें उपाय करने हैं, फोड़े फुंसी हैं, कुछ हैं, लगा सकते हैं। और उसके बाद अपना नीम के पानी से धोएं, पर टाइम लगेगा। कई लोग कहते हैं कि सिर में अगर घाव हो गए तो फिर क्या वहां बाल नहीं निकलेंगे? अरे आप डेड तो नहीं हो गए हो ना, बाल तो निकलेंगे ही। जब आपने नेचुरल ढंग से इसको ठीक किया है, कोई ऑपरेशन नहीं कराया है, तो जरूर वहां की स्किन में ताकत आएगी और होगी, धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन अगर वहां की स्किन को ही डेड कर दिया ऑपरेशन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, ऑइंटमेंट के द्वारा, तो मे भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, नेचर के ढंग से आप चले हैं, तो जरूर इससे हमको लाभ ही लाभ मिलेगा। अच्छा, टाइम देखिए अभी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी एक चीज और रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है स्पाइनल बाथटब। तो अभी हम 2-4 मिनट, 5 मिनट और लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन औरों के लिए ओपन होगा। तो पानी की पट्टी के प्रयोग और हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, ये सारा गीली पट्टी के प्रयोग में आ गया। इससे हमारी किस तरीके से हेल्थ रेज होती है, इसको आप अनुभव में लाएंगे, तभी पता चलेगा। रोते रोते कोई प्रोग्राम ना करें, सबसे पहले ही बताया, बिल्कुल शांत चित्त होकर प्रोग्रामिंग करेंगे तो माँ प्रकृति आपका पूरा सहयोग देगी, पूरा वायुमंडल आपका सहयोग देगा। लेकिन यही सोच रखेंगे, अरे घर वाले नहीं मानते, बाहर वाले नहीं मानते, आप नहीं नहीं की जो ये रट लगाते उसको छोड़ो। आप नहीं मानते तब भी बोलो मान रहे हैं, बहुत अच्छे मान रहे हैं, बहुत बहुत। आप सरल रहो, जटिल ना हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब रह गया स्पाइनल बाथटब पानी के प्रयोग में। स्पाइनल बाथ जो होता है, हमारी स्पाइन जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, उसको टोन अप करने के लिए होता है, नर्व टोन अप के लिए। तो बुखार की अवस्था में भी स्पाइनल बाथ ले सकते हैं। और एक पट्टी के मामले में रह गया कि जैसे जाड़े के दिनों में मान लो पट्टी लगानी पड़े, तो आप एक ऊपर से एक वूलन मफलर लगाकर पट्टी को लगाएं, वहां उस समय भी लगाना है। कई लोग तो गर्मी में भी उनके अंदर ताकत बहुत कम होती है, मंद रोगी होते हैं, तो उनको फिर कुछ गर्म कपड़ा सा लगा के लगाना पड़ता है पट्टी को, इस गर्मी के मौसम में भी।
तो ये 1-2 बातें थी। स्पाइनल बाथ में भी 2 ढाई इंच पानी डालें, ज्यादा नहीं डालें, और उसमें एक बड़ा पोर्शन होता है, एक पैर का पोर्शन होता है, जो ऊंचा पोर्शन उस पे सर को रखकर लेट जाएं और पेट के ऊपर एक गीली पट्टी रख लें, माथे पर भी एक छोटी सी पट्टी रख लें और बिल्कुल रिलैक्स, चारों तरफ से बुद्धि को समेट कर एकदम शांत चित्त होकर, क्योंकि ये रिलैक्सेशन पॉइंट के लिए, इससे बहुत नर्व को रिलैक्सेशन मिलता है, तो पूरे शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हमारे नर्व जो है रिलैक्स रहें तो खून और पूरा शरीर तो रिलैक्स रहेगा ही, मेन तो नर्व को ही हम थकाते रहते हैं। 15 से 20 मिनट, 45 मिनट, जिसको जैसा टाइम हो, खाने के बाद, खाने के पहले, ऐसे समयों में आप अपने स्पाइनल टब के अंदर पानी डालकर लेट सकते हैं। दिन में 1 बार, 2 बार भी लेट सकते हैं, जैसी जिसको जरूरत हो उस हिसाब से, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए। आज तो स्पाइनल बात में नहीं लेटे, आज तो पट्टी नहीं लगाया इसलिए पेट में दर्द हो गया, ऐसी बातों को मन में ना लाएं। कभी कभी ऐसा भी होगा, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं भी हो तो भी खुश रहें, संतुष्टता से बड़ा कोई गुण नहीं है और इससे बड़ा कोई स्वास्थ्य भी नहीं है। कुछ भी ना मिले फिर भी हम संतुष्ट रहें, इससे बड़ा तो कोई खजाना ही नहीं है। तो आप स्पाइनल बाथ टब में लेटें, नर्व टोन अप होगी। और कई बार पैरों को गर्म, एक दूसरा टब लेकर उसको गर्म पानी हल्का सा करके गुनगुना, उसके ऊपर भी हम अपने पैरों को रख सकते हैं। और अदरवाइज तो नॉर्मली ऐसे ही है, ज्यादा हमें वो होने की फ्रीकी होने की जरूरत नहीं है। साधारण रूप से लेटे, 15-20 मिनट के लिए लेटे, और अगर नींद आ जाए तो डिस्टर्ब ना हो, नींद आ जाए तो थोड़ा रिलैक्स कर ले, सो ले उसी में ही। 45 मिनट तक मैक्सिमम है। फिर जब निकलेंगे तो उस समय एक नॉर्मल बाथ ले लें। अगर नॉर्मल बाथ बाय द वे नहीं ले पाते हैं, है ना, क्योंकि सर के ऊपर थोड़ी गर्मी चढ़ती है, नहीं ले पाते हैं, तो कम से कम मुंह के ऊपर अच्छे से पानी डालकर हेड रीजन पे पानी वानी डाल के, है, अपने को कूल कूल हेडेड कर लें और फिर पूरे अपने बदन को थोड़ा पोंछ के कपड़ा डाल लें, तो बहुत ही आराम इससे मिलेगा। और ये सब पानी के प्रयोग बहुत ही काम सिद्ध करते हैं, बाहर की दवाइयों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा आहार, 5 प्रकारी आहार हमारा आहार भी है, तो हमारी औषधि भी है। तो इसको औषधि भी जाने और इसको आहार भी जाने, क्योंकि शरीर में हर वक्त 2 क्रियाएं हो रही हैं, अंदर अपनाने की क्रिया, आत्मसात करने की क्रिया, एसिमिलेशन और एलिमिनेशन। तो पानी के द्वारा भी एलिमिनेशन भी होता है, अंदर की जरूरतों को भी पूरा किया जाता है। तो समझ पूछ कर पानी के प्रयोग को करें, ये सोच के नहीं कि पानी को बहुत ज्यादा लेने से बहुत लाभ है, बहुत कम लेने से बहुत कम लाभ है। इन सब बातों से अपने आप को अलग हटाएं, नॉर्मल जीवन जिएं जो माँ प्रकृति ने हमें बनाया है जिसके लिए। तो हमारे ये सारे पानी के प्रयोग थे, गुरु कृपा से जो मुझे समझ में आया हमने आप लोग के सामने परोसा। इतना भी अगर आप ले लेंगे तो आपकी जीवन सफल हो जाएगा, और जो रोगी हैं निरोगी बनेंगे, और जो निरोगी हैं उत्तरोत्तर उनका स्वास्थ्य स्तर बहुत ऊंचा होता जाएगा और लाभ को पाएंगे। ओम शांति।